हाउ टू वेक अप अर्ली, गिनती के 5 शब्द, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी समस्या। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लाइफ में जो उससे कहीं ना कहीं कमी आ रही है, वो आप मतलब छोड़ नहीं सकते उसको, इतनी छोटी नहीं है। हाउ टू वेक अप अर्ली। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं, आपको पता होता है कि आप मॉर्निंग में अगर जल्दी उठ जाएं तो क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि सुबह आपकी बॉडी की एनर्जी ही डाउन रहती है। और अगर आप अपनी पूरी विल पावर लगा के जल्दी उठ भी जाएं तो उस दिन पूरा दिन आप किसी काम के नहीं रहते, टूटा टूटा रहेगा शरीर, सब कुछ ये होता है ना। इफ़ यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। और कुछ गलत भी नहीं है, अगर हमारा रूटीन उस हिसाब से सेट बैठ सकता है तो हो जाए। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हमारा बच्चों का, हस्बैंड का, या आदमियों के लिए भी पत्नी का, बच्चों का, उनके बिज़नेस का रूटीन नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि वो जल्दी नहीं उठ पाते। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जल्दी, अगर नेचुरली नहीं उठने वालों में से हैं तो कैसे उठ पाएँ। ठीक है, आप देखो, मैं खुद उसमें की हूँ, तो मतलब हूँ कह सकती हूँ, पता नहीं, लेकिन थी बहुत ज़्यादा। मेरे को रात में ही ज़्यादातर देर तक काम करने में कंफर्टेबल में रहती थी। और सुबह अगर मैं गलती से उठ भी गई किसी दिन बिना काम के, स्कूल नहीं जाना है कुछ और है, तो ऐसा लगता था कि वेस्ट कर दी सुबह, और पूरा दिन बदन टूटा टूटा रह रहा है ना। होता ही थी ये चीज़, और बहुत मुश्किल होता है उससे ओवरकम करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हाउ टू वेक अप अर्ली में देखो, जब इसमें प्रयासरत हुए ना, सबसे पहली बात क्या होती है, हम काम सोच के सोए, लेकिन सुबह फिर आँख नहीं खुली, अलार्म बजा, हमने फिर बंद कर दिया। सबसे बड़ा रीज़न तो वही है। अगर सुबह जल्दी उठने की इच्छा आपके मन में है, आपने गांठ बांध ली है कि मुझे उठना है, पहली चीज़, बॉडी को, विल पावर एक अलग चीज़ है। विल पावर से आप 8 घंटे की जगह 7 घंटे, 6.5 घंटे की नींद में काम कर सकते हो, लेकिन उस विल पावर से आप 4 घंटे की नींद में उठ के फ्रेशली काम नहीं कर सकते। तो विल पावर का भी एक लिमिट तक ही है। तो अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है ना, तो कम से कम 10 बजे आपको लेटना ही पड़ेगा, कम से कम, अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं तो, जिन्हें 8 घंटे की नींद या उससे भी ज़्यादा की नींद चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहला तो सिंपल सा रूल है कि अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो रात को हमें जल्दी सोना ही पड़ेगा, चाहे हम आधा आधा घंटा करके ही सोने का बढ़ाएं, यकीन मानो उसी हिसाब से आधा आधा घंटा उठने का भी आपका जल्दी हो जाएगा। दूसरी चीज़, हम उठ गए, नींद भी हमने ले ली 8 घंटे की, 9 घंटे की भी हो गई, 10 घंटे की भी हो गई। ये भी होता है कि हम सो गए 8, साढ़े 8, 9 बजे, 10 बजे सो गए, सुबह हम फिर 8 बजे उठ रहे हैं, उठा ही नहीं जा रहा, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक वहीं सेट हो गई है। उसके लिए क्या करना होता है, आपके पास ना, जब मैंने ये चीज़ शुरू की थी, अपनी आदत बदलनी, एक ऐप थी अलार्मी के नाम से, अब शायद है या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि लगभग 10 साल हो गए उस चीज़ को, जब मैंने अपनी हैबिट चेंज की थी। तो उसमें ऐप में क्या होता था, आपको चूज़ करना है कि आप कैसे कैसे कौन सा तरीका अपनाएंगे जल्दी उठने के लिए। इवन उसमें एक मैथ की पज़ल थी कि आप उसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे अलार्म बजना बंद नहीं होगा। एक उसमें था कि एक कोई प्लेस पे जाके फ़ोटो खींचो अपनी, और उसको उस ऐप में सेव कर दो। जब तक सुबह उठ के उस जगह पे जाके फ़ोटो नहीं खींचोगे तब तक अलार्म बंद नहीं होगा। तो मैंने वो दूसरा वाला जो था वो ऑप्ट किया था। तो जहाँ हमारा वॉश बेसिन था, जहाँ चेहरा धोते थे, मैंने वहाँ पे जाके शीशे के सामने वो फ़ोटो क्लिक करी और उसमें सेव कर दी। तो जब तक मैं बेडरूम से उठ के बाथरूम तक जाके, बाहर बरामदे के बाहर था, वहाँ जाके जब तक मैं फ़ोटो क्लिक नहीं करूँगी, वो नहीं बंद होने का अलार्म, चाहे आप कितना ही कर लो। तो उसका ये था कि फिर जब आदमी वहाँ से वहाँ तक आ गया और उसको पता है कि उसे उठना है, तो फिर वो उठ ही जाएगा। दिक्कत केवल बिस्तर छोड़ने में होती है। और तीसरी, कोई ऐप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है ज़िम्मेदारी। ज़िम्मेदारी से बड़ा कुछ नहीं है, वो अपने आप आपको उठा देता है। लेकिन आपके पास ज़िम्मेदारी तो है, जब भी तो आप यहाँ क्वेश्चन पूछ रही हैं, यानी कि वो काफ़ी नहीं है। तो इन दोनों में से एक तो अपने घंटे कैलकुलेट करो कि कम से कम 7 घंटे की नींद मुझे मिल जाए, ऐसे टाइम पे सो। ये नहीं है कि हमें उठना सुबह 5 बजे है और हम रात के 1 बजे तक स्क्रॉल करे जा रहे हैं, फिर नहीं उठ पाओगे, दिक्कत आएगी। एक दिन उठ जाओगे, 2 दिन उठ जाओगे, नहीं उठोगे, है ना। तो फिर दूसरी वो है अलार्मी, प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना अगर अभी भी होगी, नहीं तो इस तरीके की होंगी और ऐप, क्योंकि अब तो और एडवांस आ गई होंगी। तो ये था इस प्रश्न का जवाब, 5 शब्दों का प्रश्न, लेकिन 5 ही मिनट का आंसर।
तो जी ये है एपिसोड 100 के जवाब, जिसमें 137 कमेंट्स आए हैं। बहुत सारी तो बधाइयों वाले होंगे। तो आज का हमारा प्रश्न शायद उम्मीद है कि जल्दी ख़त्म हो जाए। बाकी देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं और कितनी बधाइयाँ हैं। तो चलो आज के ऐसे ही छोटे बड़े, कुछ सबके काम के, कुछ किसी पर्टिकुलर के काम के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। हाय, कभी कभी मेरे हबी मेरे साथ काफ़ी जेलसी टाइप वाला बिहेव करते हैं, जैसे कि मैं क्यों करूँ या मुझे कोई मतलब नहीं, और हर छोटी छोटी बातों पर बतंगड़ बनाने लगते हैं, जबकि मैं अपना 100% देती हूँ। वैसे प्यार भी करते हैं। उनका ये मल्टीपल बिहेवियर देखकर मुझे समझ नहीं आता कि क्या रिएक्शन दूँ, प्लीज़ बताएं। देखो, पति भी इंसान है ना। ह्यूमन नेचर समझना बहुत मुश्किल होता है। हर आदमी के अंदर कई रंग होते हैं, हर औरत के अंदर भी कई रंग होते हैं। यहाँ आओ बहन बातें चल रहा है, क्योंकि जो पुरुष होते हैं ना, वो जल्दी से अपनी भावनाएं इतनी अच्छी तरीके से बता नहीं पाते, और वो बताना चाहते भी नहीं। सही बात तो ये है ना। और महिलाओं की प्रवृत्ति ये होती है कि हमारा सुख हो या दुख हो, हमें अच्छा लगता है शेयर करना, ये वाली बात होती है। तो देखो, हर इंसान के ना बहुत सारे रंग होते हैं, तो वही उनका भी है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ऐसा होगा सपोर्टिव है तो उसके अंदर ज़रा सी भी जेलसी नहीं होगी, कम होगी ज़्यादा होगी। देखो, तुलना तो आदमी करता ही है। कोई उस चीज़ को ग्रेसफुली लेता है। जिसको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये बढ़ेगी तो तब भी मेरे ही फ़ायदा है, मैं बढ़ूँगा तब भी इसका ही फ़ायदा है, तो वो बिल्कुल तालमेल उसे कहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर बैठ गया। कभी क्लैशेस नहीं होते। लेकिन जब तक पति पत्नी अपने आप को एक दूसरे को अलग अलग यूनिट मानते हैं, या फिर जो आगे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं उसमें दम भाग गया, फ़र्क पड़ गया पहले में और अब में, तो कहीं ना कहीं जो पीछे रह गया उसमें हीन भावना आएगी। तो आप अपने बिहेवियर को भी संयत रखो कि उस तरीके का कुछ ना उनके दिमाग में, या किसी तरीके से भी ऐसा ना लगे आपके बातों से कि वो पीछे छूट रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत जेलसी है वो ठीक है, मतलब उसको आप वो करो निगलेक्ट, क्योंकि प्यार है, सम्मान है। और जब आप बिल्कुल कहना समर्पण के साथ उनके साथ रहोगे, उनको ये यकीन हो जाएगा ना कि इसकी ग्रोथ में मेरी ग्रोथ छुपी हुई है, उस दिन वो भी ख़त्म हो जाएगी जो है। जीने की कला किताब कई लोगों ने मंगा ली है, और मैंने भी देखा था गूगल पे। उसमें अब मतलब इतने यहाँ से कॉल गए होंगे ना वहाँ पे आरोग्य मंदिर में, मेरे पास कमेंट्स भी आते थे कि अब किसी महिला का फ़ोन सुनते ही वो हमेशा आगे से खुद ही पूछ रहे हैं कि जीने की कला किताब चाहिए। उस चीज़ को अब 2 साल हो गए, तो जब इतनी गई होगी डिमांड, तो उनमें से ही किसी ने, उनके प्रकाशन में से ही, उस किताब को एज़ इट इज़ फ़ोटो खींच के PDF फॉर्म में गूगल पे अपलोड कर रखा है। तो आप गूगल पे अगर टाइप करोगे जीने की कला किताब बाय विट्ठल दास मोदी, तो वो किताब खुल रही है। इंस्टाग्राम पे 2-3 लोगों ने मुझे कनेक्ट किया, मैसेज किया, उनको मैंने फिर यही बताया। मैंने पहले खुद सर्च करके देखा तो वो किताब आ रही थी, तो मैंने फर्स्ट पेज की फ़ोटो भी भेजी 1-2 को कि इस तरीके की किताब है। अब उसका आ रहा है कि वो पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे उसमें चैप्टर हैं, और उसको पढ़ के उनकी लाइफ में काफ़ी बदलाव उन्हें महसूस हो रहा है। छोटे और आसान से चैप्टर हैं तो पढ़ने में अच्छी भी लगती है वो। नेक्स्ट, मेरा बेटा 22 साल का है, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ठीक से बात नहीं करता, क्या करूं? देखो, बच्चों से रिस्पेक्ट कराना ना, ये एक दिन का या किसी एक घटना का वो नहीं है। लॉन्ग टर्म में बच्चा जो शुरू से देखते हुए बड़ा हुआ है, उसी आधार पे वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट या नॉन रिस्पेक्ट करता है। तो 22 साल में अगर आके उसने अगर अब ये चीज़ शुरू की है, तो अब आपको सोचना चाहिए कि इन चीज़ों में क्या चेंज हुआ। हो सकता है वो ऐसी संगत में पड़ गया जहाँ पे उसे लगता है कि ये भी तो नहीं कर रहे, मैं भी ना करूँ, या फिर वो शुरू से आपके कुछ गलत व्यवहारों को देखता हुआ बड़ा हुआ है, और अब उसे लगता है कि वो बड़ा हो गया, अब आपकी सुनने की ज़रूरत नहीं है। 2 ही चीज़ें हैं। दोस्त बहुत हद तक बच्चे का नेचर बदल देते हैं। आप बिल्कुल साफ़ सुथरा ला रहे हो आपके बच्चे को, लेकिन उसके दोस्त यार ऐसे बन गए, है ना। किसी के भी वो प्रभाव में ऐसे के आ गया जहाँ उसको ये समझ में आया कि भाई माँ बाप की इज़्ज़त ना भी करो तो काम चल जाता है, तो वो ये चीज़ कर सकता है उस टाइम पे। लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आप बाउंडेड नहीं हो कि उसके डिसरिस्पेक्ट को लो। आप उसके माता पिता हो, उसे सख्त लहजे में आप मना कर सकते हो कि हमारे साथ ये ट्रीटमेंट नहीं करोगे, और करोगे तो हम लेंगे नहीं। जिस पे चलता हो उस पे चलाओ, हम नहीं लेंगे। यहाँ बात करनी है तमीज़ से करो। आप उसे अपना माता पिता वाला वो दिखाओ ना, और नई बात करें मत करने दो, थोड़े से रिजिड बनो, लेकिन अपना सम्मान अपने हाथ होता है। ढील दोगे, आज जितनी कर रहा है आगे और बढ़ा देगा, जितनी सुनोगे आगे बातें और बढ़ा देगा।
थोड़े से आप आत्मनिर्भर बनो और थोड़ा सा कड़क अपना रखो रवैया, कि उसे ये समझ में आए कि भाई ये मेरे प्यार के नाते इतने मजबूर नहीं है कि मैं जैसे भी रखूँगा ये रख लेंगे, एक पर्टिकुलर लहजे में मुझे इनसे बात करनी है, जब ये रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर ये कर लोगे तो वो आ सकता है लाइन पे, वरना नहीं आने का। एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है लेकिन कंटिन्यूशन में। इन्होंने अपने नंद के बारे में बताया था कि वो अपनी बेटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती और ससुराल वालों को बदला उस पर निकालती है। अब उसके हस्बैंड उसको सेकंड बेबी प्लान करने के लिए कह रहे हैं, वो अड़ी हुई है कि वो नहीं करेगी। ठीक है, अब आगे वो कह रहे हैं कि अगर नहीं करेगी तो हम इसे तुम्हारे घर छोड़ जाएंगे। अब जो क्वेश्चन पूछ रही हैं वो उस नंद की भाभी हैं, अर्निंग मेंबर यही हैं, इनका खर्चा बढ़ने वाला है अगर वो यहाँ के छोड़ जाती हैं। और नंद ऐसी है कि बात बात पे कभी ऑल आउट पी लेती है ना, कभी नींद की गोलियाँ खा लेती है। पहले भी इसने ऐसे किया तो अस्पताल का भी खर्चा इनकी जान को आ गया था। तो अब ये अटकी हुई हैं कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि इन्हें पता है इनकी नंद नहीं छोड़ेगी अपनी ज़िद को, अगर ऐसा हुआ तो इनका क्या स्टैंड होना चाहिए। अब इनकी मतलब मझधार में बात फंस गई है। देखो मामला ना बहुत संवेदनशील है यहाँ। एक तो वो मरने को तैयार बैठी है और देखा जाए तो सारा रायता फैलाया हुआ उसी का ही है। ससुराल में जो भी प्रॉब्लम है वो मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उसको डील कर पाए। अपने छोटे से बच्ची पे वो अगर निकाल रही है और उसका ध्यान नहीं रख रही, तो जो जितनी भी सारी परिस्थितियाँ ये भीषण हुई हैं ना, वो राड़े की जड़ में कहीं ना कहीं आपकी नंद आ रही है। नंदोई का नेचर क्या है क्या नहीं है उसको बिल्कुल ही साइड रख दें, लेकिन जो अभी इनकी पर्सनैलिटी निकल के आ रही है वो भी एक सीधा और सरल चलने वाला भी इंसान होगा तो भी। लेकिन यहाँ उनकी वो गलती है कि जब पता है पत्नी ऐसी है कि एक बेटी का भी ख्याल नहीं रख पा रही, तो क्यों ही वो दूसरे बच्चे को कर रहे हैं। या तो वो लड़के वाला चक्कर होगा कि लड़की है लड़का हो जाए, है ना। अब आप जो हो कहीं ना कहीं अगर आपके सामने बात आए, थोड़ा सा अपनी तरफ से ना न्यूट्रल एक रिस्पॉन्स देने की कोशिश करना, इस तरीके से कि भैया ये आप दोनों के बीच की बात है, इसमें हमारा कुछ खास रोल है नहीं। हमारी दीदी इतना भी हमारा नहीं सुनती कि हम कहेंगे तो वो दूसरा बच्चा कर लेंगी। आप अपना घर बिगाड़ोगे, यहाँ छोड़ोगे, इससे बढ़िया तो ये है कि आप इन्हें वहाँ रख के कन्वेंस कर लो, कुछ अपनी सिचुएशन ऐसी कर लो, अपने आपस के तालमेल जो संबंध है वो ऐसा कर लो कि वो अपने आप राज़ी हो जाएं दूसरे बच्चे के लिए, पहले बच्चे का ध्यान रखने लगें। अगर इतना समझने लायक उनकी बुद्धि में बात जा सकती है आपके नंदोई की, तो आप उन्हें ये चीज़, आप आपके सास जो भी सही बैठे बंदा बात करने के लिए, अगर आपका बोलना गलत लग रहा है तो आप अपनी सास को समझा सकते हो कि उन्हें बोलो कि भाई आपका भी तो घर ख़राब होगा, उसका तो जो होगा सो होगा, लेकिन एक बच्चे की माँ छिनेगी या आपके घर में भी ये होगा कि दाग तो दोनों के सिर पर लगता है जब शादी टूटती है। तो आप अपने बीच के जो क्लैशेज़ हैं अगर उनको सुलझा लें तो वो अपने मर्ज़ी से ही मान जाएगी। थोड़ा सा काम अपने रिश्ते पर कर लो, है ना। अगर वो इस चीज़ के लिए थोड़े भी वो कर जाते हैं कि फ़िलहाल के लिए एक ड्रॉप कर दें आइडिया दूसरे बेबी का और उनके साथ अपने टर्म सुधारने पर लग जाएं, यही चीज़ अपने नंद को आप समझाओ कि ठीक है आप मत करो दूसरा बच्चा, वो ठीक है आप अपना स्टैंड रखो, लेकिन थोड़ा सा क्यों नहीं आप अपने रिश्ते पर काम कर लेते। अगर ऐसा कुछ हुआ कि वो यहाँ छोड़ गए तो भी आप कल को कुछ उल्टा सीधा करोगी या फिर वो है मम्मी पापा का क्या होगा, इस तरीके से उन्हें भी समझाओ। कुल मिला के आपके लिए जो सही है सबसे वो ये है कि आपकी नंद अपनी शादी के रिश्ते को संभालते हुए वापस अपनी ससुराल में ही रहे, खुश रहे किसी भी तरीके से। क्योंकि एक होता है ना शादी से बाहर निकलो, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो रिश्ता आपको खा रहा है, लेकिन यहाँ ना कोई किसी को खा नहीं रहा, वो अपने आप में ही इतनी भर गई है कि उसको खाली करने की ज़रूरत है, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको ये दिखना चाहिए कि भाई मेरा पति के साथ मैं ठीक रह रही हूँ, रह सकती हूँ। उन दोनों को ये समझाओ कि अपने थोड़े से बच्चे को छोड़ के पहले अपने टर्म्स थोड़े से सुधारने की कोशिश करो, ताकि नेचुरली वो माने। और आपके यहाँ पे आने का बाकी और कोई वो आप मतलब रोक भी नहीं पाओगी, और रोकने के बाद भी जब होएगा ये चीज़ वो आएगी आपके घर, तब भी आपकी स्थिति आपकी क्या उसकी क्या बेचारी की ख़राबी होनी है। तो इसका जो एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि भाई वो अपने पति के साथ ठीक ठाक से रहना शुरू करें, अपने रिश्ते पर काम करें दोनों लोग।
शहर की लड़की गांव में शादी कर दी, शादी के 15 साल बाद गवर्नमेंट जॉब लगी है। एचएम हूँ, ससुराल और गांव की वजह से काम में कॉन्फिडेंस नहीं है। स्कूल भी पास के ही गांव में है। इनके कई क्वेश्चन आ चुके हैं और मैं कई बार समझा चुकी। अपना कॉन्फिडेंस वापस लाओ। जब आप सरकारी नौकरी ले सकती हो यानी कि आप सक्षम हो। कई बार आपके क्वेश्चन आ गए क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है ना, इसीलिए आप स्कूल नहीं मैनेज कर पा रहे। बात यही है। ससुराल में अभी तक सबसे 15 साल बाद निकले हो ना घर से, इतने आपको वो ट्रेन कर दिया आपके माइंड को सबकी सुनने के लिए, गलत को भी बर्दाश्त करने के लिए। तो वही सेम चीज़ आप वहाँ पे भी एक हक से चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो अपने आप को पहचानो। आप में टैलेंट था तभी तो आप सिलेक्टेड होकर गवर्नमेंट जॉब पे आए हो। तो आप पागल नहीं हो, किसी से कम नहीं हो, बहुत लोगों से आगे हो आप। तो अपने आप को पहचानो यार, थोड़ा सा बनो, मुखर बनो, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करो, अपने रुतबे को पहचानो। ज़रूरत है आपको। बहुत बार क्वेश्चन आपका आ गया, कॉन्फिडेंस आपका कम है, उसको कोई कैसे ही बढ़ाएगा। अपने सिलेक्शन वाले कागज़ को देखा करो कि कितने हज़ार लोगों को compete करके उनसे आगे निकल के आप सिलेक्टेड हुई हो। तो आप में दिमाग है, प्रतिभा है, तभी तो आई हो। क्वेश्चन अगेन ये काफ़ी लंबा है लेकिन मैंने फटाफट पढ़ लिया है। इसमें इनकी मेन प्रॉब्लम यही है कि हस्बैंड की सैलरी अच्छी है फिर भी वो इन्हें किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं देते, गालियाँ भी देते हैं, परेशान भी करते हैं। इनकी अर्निंग है लेकिन इतनी नहीं है कि सब कुछ अकेले मैनेज कर पाएँ। तो देखो, अपना आत्मसम्मान और मानसिक शांति, इन दोनों को बचाने का सबसे सही तरीका है जो आपकी अर्निंग है उसमें अपने पर्सनल खर्चे जो हैं, क्योंकि राशन वगैरह वो भरवा रहे हैं, केवल और केवल उसी में समेटो। यहाँ तो आपको ये दिख रहा है मेरा पति कमा रहा, दे नहीं रहा। ये मान के चलो अगर आपके पास जो आपकी अर्निंग है उतने ही होते तब आप कैसे करती, और उसी स्टाइल का ही जीवन व्यतीत करो। अगर आपके पति 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं लेकिन आपकी सैलरी 10,000 ही है तो एक 10,000 वाले का स्टैंडर्ड मेंटेन करो। 1 लाख मेरा पति कमाता है लेकिन नहीं देता और मैं उधार पानी करके या इधर उधर से मांग के मैं भी 1 लाख वाला स्टेटस अपने लुक्स में मेंटेन करके चल रही हूँ, लिविंग स्टाइल में मेंटेन करके चल रही हूँ, अंदर खाने में घुटती जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा। तो मैं कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ उधेड़ बुन करके, तो इस चीज़ का कोई लाभ है नहीं। अगर आपके हाथ में 10,000 हैं, आप 10,000 के हिसाब वाला ही हर चीज़ अपना लाइफस्टाइल रखो। कोई कहे कि भैया इसका आदमी इतना कमाता है, ये ऐसी क्यों रहती है, खुले कह दो कि जी वो कमाते हैं लेकिन भरवाते बस राशन ही है। उसमें कोई पर्दा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्दा रखने के चक्कर में तो हम घुट रहे हैं। या फिर अगर रखना है पर्दा, सीधे कह दो कि भाई मैं इतने कमाती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद ही कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आपके पति की बाहर इज्जत भी रह गई, लेकिन आप उसी तरीके से रहो। इन फ्यूचर कभी बदलेंगे, बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे तो भी इस चीज़ को लेके क्लैशेज नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, जब आप चुपचाप आराम से अपने में करोगी ना, एक दिन आएगा कि वो बदलेंगे, सोचेंगे कि यार आज तक इसने कभी मेरे से कुछ चीज़ मांगी ही नहीं, जितने अपने होते हैं कैसे भी करती है, मुझसे नहीं मांगती। तो ये चीज़ करो, थोड़ा सा अपने आत्मसम्मान बचाने के लिए कष्ट झेल लेना चाहिए। हेलो दी, ससुर की हिम्मत बढ़ती जा रही क्योंकि अभी उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये वही है, इनके ससुर ही बदतमीज हैं, पजामा वजामा हटा के ऐसे बदतमीजी करते हैं पोती के साथ, मतलब पोती के सामने ऐसे बैठते हैं गंदे तरीके से। तो इनको अपनी मतलब बेटी का डर लगता है अपने ससुर से, और हस्बैंड सुनने को तैयार नहीं है कि तेरे दिमाग में गलत चीज़ है। अब जो इन्होंने लिखा है मैं पढ़ नहीं रही, लेकिन भैया अगर ऐसा है तो अपनी लड़की को लेके अपने मैके रहने चली जाओ, सीधी बात। उससे भी ज़्यादा करें ना तो बिल्कुल अलग रख दो। अब उसे बाजार, बात यह है ना, देखो आप अपने 14 साल की लड़की को जब पता है बुढ़ा आपके घर में एक ऐसा है, आप क्यों छोड़ के गई उसे? एक तरफ आप इतना डर रही हो एक कमरे में उसके जाने तक पे, आप उनको अकेला छोड़ के क्यों गई हो घर में? वो तो सही है, लड़की लॉक करके बैठी है, तो आप भी तो सॉर्टेड नहीं हो। उसे लेके जाना चाहिए ना भाई, कैसे भी लेके जाओ। ये थोड़ी होता है कि मैं परेशान हो जाती, यही होगा आपका जवाब अंदर खाने जब पढ़ोगी कि मैं उसे कैसे लेके जाती, ये वो। लेकिन जब आपको पता है कि इतना है चीज़, तो आप उसको उस आदमी के साथ एक घर में छोड़ के जा क्या करी हो? आपकी भी गलती है। मतलब उसकी तो आंखें बंद हो ही रही हैं आपके पति की, लेकिन आपको अगर चिंता है तो आप तो उस हिसाब से ही हर काम अपना प्लान करोगी ना।
एक क्वेश्चन ये आया है, बहुत सारे इनके क्वेश्चन मैंने इग्नोर किया है, लेकिन आज स्पेलिंग इतनी गलत नहीं है। फाइनली मैं पढ़ पाई हूँ कि इनकी ये अपने मैके गई थी तो भाई भाभी से इनकी बात हो गई, उसमें भतीजे ने भी ने बहुत कुछ कह दिया। अब ये आ गए, इस बीच में काफ़ी कहा सुनी, आगे पीछे बुराइयाँ चलती रहीं। अब इनकी माँ इन्हें बुला रही है, इनका मन नहीं कर रहा कि अगर भाई बोलेगा तो क्या करूँ, भाभी मैके गई हुई है। तो देखो, अगर माँ बुला रही है चली जाओ, भाभी है नहीं, भाई बोलेगा, अगर बिल्कुल गलत बोले जवाब दे देना, नहीं बोले नमस्ते करके बात ख़त्म करना, सिंपल। लेकिन जब तक माँ बाप हैं और बुला रहे हैं, और अगर माँ है इस लायक कि भाई बेटी का या उसका देख रही है कि सही कौन गलत कौन, उस हिसाब से रिएक्ट कर रही है, मिल ही आओ जाके, कौन सा वो सारी ज़िंदगी बैठी रहेंगी। मैम, हम सास ससुर से अलग रहते हैं, फिर भी हम कहीं जाना नहीं देते, हमें बोलते हैं कहीं जाओ तो बता कर जाओ कि कहाँ क्यों जा रहे हो। मुझे गुस्सा आता है, बट पति उनके सामने कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता है। मैके के बारे में बोलते हैं, क्या कहे, क्यों गए, कोई काम है पहले हमें बताओ फिर जाओ, कहीं मंदिर में भी नहीं जाने देते, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ। चली जाया करो बता के, बात पकड़ो, कह रहे हैं बता के जाया करो, पूछ के जाने को नहीं कह रहे। तो अगर मैं जा रही हूँ स्कूल, अगर मैं ये कह गई कि मैं स्कूल जा रही हूँ, क्या हो गया। अगर मैं जा रही हूँ मैं मैके जा रही हूँ, क्या हो गया। क्यों जा रही हो, जो काम है वो बता दो, नहीं काम है, मिलने जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए, चले जाओ बता के। इरिटेट होने से कुछ होगा नहीं, बात बढ़ानी है, राड़ बोनी है, और एक टाइम ऐसा आएगा, छोटी सी बात है, बाहर से जैसे अब मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को बार बार कर रहे हो ना, वो दिमाग में इतनी बड़ी हो गई है वो इरिटेशन कि अब वो कुछ सही भी बोलेंगे ना आपको गलत ही लगेगा। तो जो जितनी बात है उतनी, वो यही तो कह रहे हैं बता के जाओ तो चले जाओ बता के, बात ख़त्म। उससे आगे की अगर कुछ परेशानी हो जब उसके हिसाब से सोचना। मैम, मेरी सास नहीं है, नंद है, बहुत टॉक्सिक है, हमेशा आती है और बहुत सुनाती है, उसके आगे मैं बहुत लो फील करती हूँ, उसके बाद फिर फादर इन लॉ को भी मेरे खिलाफ़ भड़काती है। देखो जी, जो सुनने वाला है उसे दुनिया सुनाती है, सीधा सा नियम ये है। नंद टॉक्सिक है, वो बहाने मार रही है या बुराइयां कर रही है, एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, एक दो बार पलटवार मिल जाएगा, चुप हो जाएगी, यही होता है। अगर कोई आपको सुनाता है वो तभी तक सुनाता है जब तक उसे पता है कि ये जवाब नहीं देगा। जिस दिन आपने जवाब दे दिया कम से कम शब्दों में और करारा, 1 मिनट लगता है उस आदमी को समझने में कि नहीं भैया यहाँ से तो पलटवार आ रहा है ना। तो फालतू की बातें अगर कर रही है तो फालतू की बातें सुन क्यों रहे हो, मत सुनो। दीदी, हमारे यहाँ तो 56 भोग ही बनवाए जाते हैं दी और उनकी बेटी के लिए, ना बनाए तो सास का सुनाना ख़त्म नहीं होगा, फिर क्या करें, सुनाने दो उन्हें भैया, जो बनेगा वही बनेगा। एक आध आइटम आदमी खुद ही सोच लेता है कि कोई बाहर से आया बना लो, है ना, कोई वो नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़, अगर वो कहती भी है ना ये वो अपने घर तो करती है, तो या तो फिर ये है आप भी 15 दिन के लिए अपने मैके जा रही हैं और यही ट्रीटमेंट आपको भी मिले, तो सीधे अपने घर का उदाहरण दे दिया करो कि मैं भी तो जाती हूँ मैके, यहाँ भी तो हम खाना ही खा रहे हैं, या यहाँ पे हम 56 भोग खा रहे हैं, जो वहाँ जाते हैं हमारी जीभ का अलग टेस्ट हो जाएगा। तो अपने घर आई हैं, कोई मेहमानदारी में थोड़ी आई हैं भाई। 15 दिन रुक रहा आदमी, दिन में एक मील, मैंने उस दिन भी यही कहा था कि 4 मील होते हैं स्नैक्स को मिला के, उनमें से कोई एक फैंसी बन गया, बाकी 3 आप जो रोज़ खाते हो वही बना लो ना। फिर एक आध दिन कभी बाहर से मंगा लिया, कुछ कर लिया, इस तरीके से करो। और उसमें नहीं राजी हूँ आपकी सास, तो 2 ही ऑप्शन है, या तो साथ में खड़े होकर बनवा लें, सास भी अपना कह दो सीधे कि भाई ये मेरा बेस्ट है। अगर लंबा रहना है तो वो अपनी सास से ही सीधे कहो, लड़की के मुंह पे मत कहो, लेकिन यही बोलो कि अगर एक दिन के लिए आती, शायद मैं 3-4 मील सोचती कि कुछ और एक्स्ट्रा बना लूँ, लेकिन जब कई दिन के लिए आते हैं ना मम्मी जी, फिर हो जाती दिक्कत। आपको तब अच्छा लगेगा मैं मुँह बना के अलग पड़ी रहूँ, ये भी ना बनाऊँ, और घर में कलेश हो जितनी बार दीदियाँ हैं, तो वो चीज़ मैं भी नहीं चाह रही, आप भी मत चाहो। तो ऐसे रख लो कि उनका आना इतना भी ना खले। मैं क्या आ रही हैं, कोई वो थोड़ा ही है कि मेहमानदारी में आ रही हैं, आदमी अपने घर आ रहा है यार, उसमें क्या ही है। एक ये क्वेश्चन आया था कि वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, लेकिन फिर भी इनके हस्बैंड कभी भी जो है वो कहते हैं कि घर से निकल जाइए। वो इनको मैंने यही सलाह दी थी कि अपने पैसे जोड़ो और कहीं पर अपना घर देखो, रहो मत लेकिन ले लो,
है ना। तो इन्होंने एक 22 लाख का घर देखा है, लेकिन अब हस्बैंड उसे ख़रीदने नहीं दे रहे। मैंने उनसे कहा कि आपकी जब मर्ज़ी आती है, जब मुझे घर से निकाल देते हो, मेरे मैके वालों को आने नहीं देते, इसलिए ख़रीद रही हूँ। तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? उनके बिना मर्ज़ी घर ख़रीद लूँ? मेरे ससुराल वालों ने और मैंने 9 साल में कई बार घर से निकल जाने को मुझे कहा है। गवर्नमेंट टीचर होने के बाद भी मैंने अपने बच्चों के लिए सब सहा, बट अब मुझे घर लेना ही है। क्या करूं? मैं मिस्टर के बिना परमिशन के ले लूं? मिस्टर अग्री नहीं है। प्लीज़ रिप्लाई कर देना मैम। देखो अभी रुक जाओ, आपने एक घर तय कर लिया, देख लिया, उन्हें बता दिया, अब वो गुस्सा कर रहे हैं। अब आप रुक जाओ, मत लो उनकी परमिशन के बिना, ठीक है। अगली बार अगर फिर ये सिचुएशन आए कि निकल जा मेरे घर से, या तेरे मैके वाले नहीं आएंगे, जब उन्हें ये चीज़ बताना कि मैं अपना घर ले रही थी, मना करा आपने, अब ये नहीं चलेगा, मेरे घर वाले भी आएंगे और मुझे इस घर से निकलने के लिए कोई नहीं कहेगा। अगली बार आपने जिस दिन भी कहा, इस बार मैं रुक गई थी, पिछली बार मैं रुक गई थी, अगली बार मैं रुकूंगी नहीं, मैं फिर वो मकान मुझे जो मिलेगा मैं ले लूँगी, तब मुझे मत कहना। लेकिन फ़िलहाल आप रुक जाओ। आपका इतना ये कह देना कि मैंने घर देखा और हम ये ले रहे हैं या मैं ले लूँगी, वो उनके लिए वो है। अब मतलब उन्होंने गुस्सा दिखा दिया कि उनको फ़र्क तो पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी रुक जाओ, ऐसा नहीं करना है कि हमारी जो शादी है वो ही ख़त्म हो जाए इस चक्कर में। शादी भी चलती रहे, थोड़ी सी कंडीशन भी सुधर जाए, है ना। हमारे मेन जो उद्देश्य है वो ये है। तो उसके लिए यही है, आपने एक थोड़ा सा दे दिया, अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, तो उन्हें नहीं करता कि दी ठीक है जी, चलो मैं मान ले रही हूँ इस बार, लेकिन अगली बार ये चीज़ नहीं करना, प्लीज़ मत करना, मैं भी नहीं चाह रही ऐसे करना। लेकिन इसी घर में फिर मेरे मैके वाले भी आएंगे, उन्हें भी परमिशन देना, और मुझे कभी आज के बाद घर से बाहर निकलने के लिए कोई ना कहे, नहीं तो मैं इस बार रुक रही हूँ, अगली बार रुकूँगी नहीं। बस ये कह के छोड़ दो और भगवान से प्रार्थना करो कि इसके बाद सब ठीक हो जाए। क्योंकि देखो नया घर ले भी लोगी, जाने में मज़ा तभी लगेगा, अच्छा आएगा जब पति पत्नी अपना साथ में, है ना। तो ऐसे चलो कि बीच में थोड़ा सा खींच लिया, फिर थोड़ी अपना लीनियरिटी रखी ताकि हमारा रिश्ता बचा रहे, इतना भी ख़राब ना हो। तो रुक जाओ, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के साथ कि चलो नहीं ले रही। और ऐसा नहीं है जब लेने चलोगी पैसे अपने जोड़ते रहो। मैंने आपको यही कहा था कि कुछ सेविंग करो। अभी आपने बहुत जल्दी घर भी देख लिया, अपनी सेविंग इतनी रखो कि कभी आप लेने चलो तो मकान आप ले लो बिना किसी बहुत ज़्यादा इंतज़ार के, है ना। तो प्रॉपर्टी और मिल जाएंगी। अपनी सेविंग बनाए रखो, जोड़े रखो पैसे, लेकिन इतनी इस तरीके से मत लो कि मिस्टर के उसके बिना, क्योंकि फिर आगे ना फिर क्लैशेस बढ़ जाएंगे, वो आपकी शादी पे भारी पड़ेगा। बस ये टर्म और कंडीशन रख दो कि भाई अब की बार मत कहना ऐसे, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर मुझे लेना ही पड़ेगा। जहाँ मेरे माँ बाप आ सकें, मेरे मैके वाले आ सकें, या जहाँ से मुझे कोई ये ना कहे कि निकल जाओ। सवाल आया पुराने कपड़ों का। हालांकि मेरे लिए भी ये यक्ष प्रश्न है, क्योंकि कपड़े इतने अच्छे होते हैं कुछ एक कि समझ ही नहीं आता। अच्छा मैं अब तो मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, तो वहाँ पे गरीब बच्चे हैं और वो उसी साइज़ के हैं जिस साइज़ के मेरे बच्चों के कपड़े छोटे हो रहे हैं। अब वहाँ पर भी लेकिन दिक्कत ये आती है कि कपड़े इतने अच्छे और अलग अलग रहते हैं कि उनमें से यही नहीं समझ में आता कौन सा किस। अगर किसी भी बच्चे के पास थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा चला गया तो वो बाकी बच्चों को चिढ़ाता है, वहाँ भी बड़ी मुसीबत आती है। लेकिन बात ये है, जो आपकी मेन प्रॉब्लम है कि कहते हैं कि किसी को अपने कपड़े ना दें, उसमें आपकी एनर्जी रहती है। तो एनर्जी वो तभी तक रहती है उसमें, जैसे मैं देती हूँ बच्चों के कपड़े, तो हमेशा उनको अच्छे से वॉश करके, और हो सके तो नमक के पानी में वॉश कर दो, ये बताते हैं, है ना। तो उसमें आपकी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो कपड़ा फ्रेश है। और दूसरा एक तरीका और बताते हैं इसमें कि जैसे अपनी मेड को दिया या किसी को भी अपना पुराना कपड़ा दिया, तो उससे चाहे 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये उससे उन कपड़ों के बदले में ले लो। तो वो फिर कपड़े आपने उसको अपनी एनर्जी दी नहीं, आपने वो कपड़े एक तरीके से बेच दिए, टोकन ऑफ वो है कि वो ले लो। तो ये 2 चीज़ें बताते हैं। तो मैं पैसे वैसे तो मेरे को सोचती हूँ हर बार कि कह दूँ मेड से या उनसे कि 1 रुपया, लेकिन वो है वो चीज़ उल्टी जाएगी। तो जो दूसरा वाला है ना कि मैं किसी को भी डोनेट करती हूँ कपड़े, तो मेरे बच्चों के पहने हुए हों या मेरे हों, मैं उनको अच्छी तरह डोनेट करने से पहले बढ़िया तरीके से वॉश करके सुखा के तब देती हूँ, ताकि वो चीज़ जो आपने इसमें मेंशन करी है ना एनर्जी वाली, वो चीज़ ना हो।
अगला आया है, प्लीज़ टेल विच फ़ोन डू यू यूज़। ये वीवो V24, मैं तो नाम भी भूल गई अपने फ़ोन का। वीवो का फ़ोन है ये, है ना। और एक छोटा है जिससे जस्टिफाई की वीडियो बनती है, वो अभी लिया था, सैमसंग S23। अब तो S25 भी आ गया। हाय डियर, मेरी बेटी 7 बजे जाती है, प्लीज़ गाइड मी। बेटा 8 बजे और हस्बैंड कभी भी, लाइक 8, 9, 10, 11। मैं ऑलमोस्ट 6 बजे के करीब उठती हूँ, बट मेरा टाइम टेबल नहीं बन पा रहा क्योंकि हस्बैंड लेट जाते हैं। उसके बाद ही मैं अपना नहाना, ब्रेकफास्ट कर पाती हूँ। फिर बाकी काम जब तक हस्बैंड रहते हैं वो अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और मेरा भी। उनका नाश्ता पहले भी बना के नहीं रख सकते, वरना जब तक वो खाएंगे ठंडा हो जाएगा। बट उनकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ क्योंकि 3 बजे फिर बच्चे आ जाते हैं, उनको देखो, उनको स्नैक्स, फिर डिनर, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। प्लीज़ रियलिस्टिक एडवाइस देना, थैंक्स इन एडवांस। सारी एडवाइस में तो कोशिश यही रहती है कि रियलिस्टिक ही हो, हवा में कोई बात ही नहीं होती। लेकिन इसमें सिंपल सी आपकी एक वो है, आपके हस्बैंड कभी 8 जाते हैं, कभी 9, कभी 10, कभी 11। सुबह जब उठती हो उनसे एक बार पूछ लिया करो कि किस टाइम जाना है। अगर उन्हें पता है, वो बता देते हैं तो ठीक। अगर वो कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है ना, तो जब नहाने जा रही हो तब पूछ लो कि मैं नहाने जा रही हूँ, इतनी देर है। खाने की उनकी तैयारी करके रखो, ताकि जब वो कहें जिस टाइम पे है, अगर उससे आधा घंटा पहले वो खाते हैं तो 15 मिनट पे आपका जो है वो रेडी हो जाए। मान लो आलू के पराठे बना रहे हो, भाई पिट्ठी बनी रखी है और वो बने रखा है, आटा बना रखा है, बच्चों के टिफ़िन में दिया था, वो सब बाहर ही रखो, फ्रिज में मत रखो। 15 मिनट लगेंगे, आपका गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो जाएगा। इस तरीके से प्रिपरेशन करके रखो, जब वो कहें कि इतने बजे जाना है, या वो जब नहाने वहाने जाएंगे उतनी देर में आपका बन जाएगा खाना, है ना। तो एक बार सुबह उठ के पूछ लिया करो। अगर उन्होंने कहा कि मुझे 11 बजे जाना है, सुबह आपने पूछ लिया एक बार, उन्होंने कहा कि आज लेट जाना है 11 बजे, आप उस हिसाब से अपने काम निपटाओ। 10 बजे जाना है, आप उस हिसाब से काम निपटाओ। आप ना अपना टाइम टेबल ऐसे मत बनाओ कि इतने बजे से इतने बजे तक ही है। आप ऐसे बनाओ कि 1 घंटा खाना, उसमें से आधा घंटा आपने बच्चों के टिफ़िन के टाइम पे, या पौना घंटा तब दे दिया, 15 मिनट हस्बैंड वाले में दे दिए। 1 घंटा लॉन्ड्री, अगर हस्बैंड 8 बजे जा रहे हैं तो लॉन्ड्री उसके बाद होएगी। हस्बैंड 11 बजे जा रहे हैं, लॉन्ड्री उससे पहले कर लो। तो अपने काम को स्लॉट्स में बांट लो कि सफाई के 2 घंटे हैं। अगर आपके हस्बैंड 11 बजे जा रहे हैं, आपको लग रहा है सफाई के 2 घंटे अभी हैं तो मैं अभी कर लूँगी। 8 बजे जा रहे हैं, 9 बजे जा रहे हैं, मैं बाद में करूँगी। तो ये मान के चलो कि आपके पास इतने घंटे हैं, इतने काम है, हर काम को आप कितने घंटे दे रही हो। अब वो घंटे अगर आपको सुबह मिलते हैं हस्बैंड के जाने से पहले, तो उसमें निपटा लो, और अगर बाद में तो फिर बाद में करो। लेकिन वो है ना कि हस्बैंड किस टाइम जाएंगे, उनको गर्म खाना देना है, मेन ये है ना आपका इशू। तो अगर वो बता देते हैं कि हाँ आज मैं इतने बजे, मान लो रोज़ का नहीं पता उन्हें, लेकिन सुबह जब आदमी उठ रहा है तब तो पता है ना कि मुझे 8 बजे जाना है, 10 बजे, 11 बजे। और अगर वो ये कहें कि अभी भी नहीं पता, तो वही है कि पूछ लो कि नहाने जा रही हूँ, कर लूँ, बस नहाने का ही तो काम है, बाकी नाश्ता है। अगर आप अपना बना रही हो या कुछ भी कर रही हो, या कपड़ों का लोड लगा रही हो, अगर वो कहें भाई मुझे जाना है, हाथ धो के आ जाओ किचन में, वापस बना दो खाना। लेकिन उस टाइम पे कहने का मतलब खाली मत बैठो कि ये जाएंगे तब मैं करूँगी, अपने काम करती रहो, ठीक है। और जब उन्हें लगे कि भाई वो जा रहे हैं नाश्ता बनाना, उससे आधा घंटा पहले आप किचन में तुरंत खड़े हो जाओ। जो भी काम कर रहे हो हाथ धो के, इवन क्लीनिंग भी कर रहे हो, हाथ धो के अपना लग जाओ काम में, ऐसे करो। ये आया है कि क्या आपके वीडियो के ऐड में जैपनीज शैम्पू हेयर कलर के लिए देखा, क्या परचेज़ किया जा सकता है? वो तो ऐड जैसे टीवी में आते हैं उस तरीके के आते हैं ना, उसके बारे में मुझे नहीं पता है कि वो क्या ही दिखा रहे हैं या वो कैसा है कैसा नहीं। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में रिकमेंड कर रही हूँ तो मैं उसका बता सकती हूँ कि हाँ भाई मैंने यूज़ करा या नहीं। अब उसका मुझे नहीं पता कि कौन सा शैम्पू है, कैसा है। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे रिलेटिव्स आते हैं तो बाहर नहीं निकलती, उनसे बोलती भी नहीं हूँ, सब कुछ करती हूँ, खाना नाश्ता एवरीथिंग सास से। अगर मैंने नहीं बताया तो कि यहाँ कौन आया था, गुस्सा करती हैं। वो सब कुछ बताती हैं अपनी माँ से। गांव में रहते हुए भी यहाँ मेरी लाइफ में घुसी रहती हैं, इतनी बुराई करती हैं कि मैं क्या बताऊँ। उसकी भी फ्रेंड आती है तो मैं भी नहीं बोलती, मैं भी अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। क्या मैं सही कर रही हूँ? प्लीज़ आंसर मी दी। आप सही नहीं कर रही हो भाई। जब आपके घर में रिश्तेदार आ रहा है ना, नहीं अच्छा लगता है। बाहर निकलो, बात कर लो, लिमिटेड कर लो, मत गलबैयाँ करो, बहुत ज़्यादा मत घुस के बात करो, बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम नहीं। लेकिन ये तरीका गलत लगता है कि जब उसकी फ्रेंड आई, अब आप सोच के देखो ना, उसकी फ्रेंड की नज़र में
अपनी सहेली गलत नहीं होगी, आप गलत दिख रहे होंगे कि इसकी भाभी कितनी कलेशी है, समझ रहे हो। तो अगर वो गलत कर रहे हैं, उसके बदले में अगर आप भी उससे ज़्यादा गलत कर दोगे ना, तो फिर आपका पॉइंट ख़त्म हो जाता है। नाश्ता वगैरह आप सब कर रहे हो, सब कुछ बना बनू के दे रहे हो, रख भी आओ जाके। थोड़ा सा इसे ही तो कहते हैं दिमाग से खेलना। हम लोग जो दिल से खेलते हैं ना, नहीं मन कर रहा इसलिए नहीं गए सामने, नहीं मन कर रहा तो नहीं बात कर रहे, वो हमारे खिलाफ जाती हैं चीज़ें। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ मन की मत सुना करो, ले डूबेगा। जो टेक्निकली सही है वो करो, वहाँ जाओ, मिलो, फॉर्मल बात करो, भाव भंगिमा ऐसी रखो कि दिख जाए कि हाँ फॉर्मल ही कर रही है, लेकिन अपना वो पूरा करो। जब या तो फिर खाना भी ना बना रही होती, नाश्ता भी ना बना रही, जब सब कुछ कर रही हो, रख के भी खुद आओ, नमस्ते करो, हेलो करो, और सब ठीक है, अपडेट पूछ लो क्या कर रही हो, इतनी बात कर लो। इतना करने से ही तुम देखना कि जो उसकी सहेली अगर कितनी भी वो बुराई कर रही होगी ना, आपकी नंद या कुछ भी, लेकिन एक इमेज आपकी कहीं ना कहीं पॉजिटिव बननी शुरू हो जाएगी कि यार नहीं, इसकी भाभी इतनी भी बुरी नहीं है, बात तो मैंने भी करी। लेकिन अभी आप कमरे में ही घुसे रहोगे तो वो यही कहेगी कि हाँ यार वो तो ऐसी है, घर में भी जाओ ना तो बाहर नहीं निकल के देखती। तो ये एक सलाह है कि ये चीज़ हमारे खिलाफ जाती है, तो मन करे ना करे, लेकिन अगर हमारे घर कोई आया तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम सामने जाके उससे मिलें, खाली चाय पानी देने से नहीं होता। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी बहन की डेथ के बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी मेरी बहन के हस्बैंड से कर दी। उनकी 2 बच्चियां हैं, एक बेटी एक बेटा। बेटी स्कूल जाती है, बेटा अभी 2 साल का है। बेटा 2 मंथ से ही मेरे पास था, शादी से पहले ही। 1 साल बाद हमारी शादी हो गई। हस्बैंड तो अच्छे हैं बट सास ससुर अच्छे नहीं हैं। सब कुछ करने पर भी क्या किया निकाले हैं, कमियां होगा। मेरी बुराइयां करते हैं, सबसे मुझसे नहीं सहा गया तो मैं हस्बैंड के साथ चली गई। अब हम साथ ही रहते हैं, बट जब भी घर आते हैं फिर नहीं सब शुरू हो जाता है। फ़ोन पे भी अपने बेटे से बुराई करती हैं। मैं क्या करूं, अपना बेस्ट देकर भी सब बेकार है, प्लीज़ मैम हेल्प मी। अरे आपके पति आपके साथ हैं ना, अपना बेस्ट देने पर भी अगर वो खुश नहीं हो रही तो ना हो खुश, अब इससे ज़्यादा क्या करोगे। सिंपल सी बात है, एक रबड़ है, उसको खींचा खींचा खींचा, एक खींचने की लिमिट है। अगर उतने में वो पूरी नहीं पड़ रही तो यानी कि वो रबड़ वहाँ काम नहीं करेगी, है ना। तो आप जितना कर सकती थी सब कुछ कर दिया, अगर फिर भी अगले को बुराई ही नज़र आ रही है तो फिर आ ही रही है, फिर उसमें आप नहीं कर सकते कुछ। उनको उनके हाल पे छोड़ दो। चिंता की बात तब होती है अगर आपके हस्बैंड भी आपके साथ उनकी बातों में आके अपना गलत व्यवहार रखते हैं। तो देखो, अगर हस्बैंड वाइफ का सही जम रहा है ना, तो फिर बाकी लोग क्या कह रहे हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी सारी प्रॉब्लम आप हमारी सॉल्व करते हो, मैं तो रिपीटेडली सुनती हूँ। एंड प्लीज़ एक सवाल का जवाब दें, हेल्पिंग कपल के बीच क्या ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार होता है? जी, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं उनके बीच कहीं ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट होता है, और उनका रिश्ता कहीं ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए, मतलब अगर एक हट जाएगा तो उसको पता चलेगा। केवल ये नहीं कि इमोशनली उनके रूटीन लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो बॉन्ड बहुत अच्छा वाला होता है। तो प्यार थोड़ा सा कम भी हो ना, लेकिन अगर केयर, हेल्प, रिस्पेक्ट है तो रिश्ता ज़्यादा अच्छा चलता है। और प्यार तो इन्हीं चीज़ों का नाम है। प्यार कोई गुलाब का फूल देने का नाम नहीं है, या दिन में 10 बार आई लव यू का मैसेज करना, या फिर आते जाते किस करके जाना माथे पे गाल पे, या खूबसूरती की तारीफ़ करना। ये सब नहीं भी करे ना आदमी, लेकिन अगर आप थके हुए और आज उसने खड़े होकर खाना बना दिया, या आपने खाना बना लिया है, उसने चटनी बना दी या कुछ और एक्स्ट्रा काम कर दिए, या कोई काम बढ़ा हुआ है तो उसने कुछ बाहर से इस तरीके का इंतज़ाम कर लिया, है ना, या आपके पास आज ज़्यादा काम है तो उसने अपनी कोई मन चाही इच्छा भी थोड़े दिन के लिए रोक दी कि कोई बात नहीं, जब तुम्हें टाइम हो तब कर लेना, तो वो ज़्यादा ज़रूरी और अच्छा है। नेक्स्ट, प्रणाम दीदी, थैंक यू, आपने मेरे कमेंट्स में रिप्लाई किया। मुझे कपड़ों का शौक़ है पर दिक्कत यह है डिस्कार्ड कपड़ों का क्या करूं? वो अभी मैंने बता दिया कैसे देने हैं, धो के अच्छे से नमक के पानी में, और वो एनर्जी वाला चक्कर ख़त्म। और ले सकती हो तो 1-2 रुपये 5 रुपये उसके बदले में ले लो और डोनेट कर दिया करो। दी, आपने सच बोला कि गांव वालों की सोच बहुत ही अलग होती है। मैं भी फंसी हुई हूँ, मैं सिटी में हूँ और सिटी की हूँ, शादी गांव में हुई है। ससुराल वालों को मेरी हर बात गलत लगती है, मैं ही गलत लगती हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। अपनी समझ बरकरार रखो, ये भूल जाओ कि आपकी समझ उनको समझ में आएगी। तो आपको अपनी लाइफ में जो करना है ना
आप करते रहो। रही बात उनके सोच के हिसाब से चलने की, तो जो ईज़िली मैनेज हो जाए उतना कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बंधे हुए हैं गाँव के रीति रिवाजों में ना, तो उनके लिए वो चीज़ नाक का प्रश्न हो सकती है। तो जितनी उनकी लगाई हुई जो आदतें या कुछ भी है, रिचुअल्स हैं, जितने हो सकें उन्हें फॉलो कर लो। लेकिन जिस दिन लगे कि वो आपके बस से बाहर जा रहे हैं, आप उनको पालन ही नहीं कर पा रहे हो, या आपको इसकी वजह ये नहीं वो करना था, तो जब लगे कि इंटेंसिटी बढ़ रही है उस चीज़ की, तो बजाय फ्रस्ट्रेटेड होने के या शादी में फंस गई हूँ ये चीज़ें आने के, तब अपनी जो मर्ज़ी है उस हिसाब से कर लो। तो और ये भूल जाओ कि वो कभी भी समझेंगे, है ना। भाई उनको देखा ना, मैंने वाली पिक्चर देखी थी अभी, चंद्रो तोमर, प्रकाशी तोमर वाली, सांड की आँख, है ना, बुलजाई। उनके घर में क्या दुर्गति दिखाई है औरतों की, लेकिन जब एक बार उनको अपना टैलेंट समझ में आ गया, उन्हें करना है, तो फिर करा उन्होंने। जितना भी कुछ करना पड़ा उसके लिए करा ही ना। तो बात वो है कि अगर आपको लगता है मेरी लाइफ में मुझे ये नहीं करना, कुछ और करना है, तो फिर वो करो। भूल जाओ कि वो मानेंगे, वो समझेंगे। आपको जो करना है वो फिर आप करो। जब आप सक्सीड हो जाओगी किसी भी चीज़ में, जो भी आप करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, तब सब लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन शुरुआत आपको अकेले अपने आप ही करनी होती है हर चीज़ की। तो अगर आपके लिए कोई ज़रूरी चीज़ है और वो छूट रही है गाँव की वजह से, तो वो संघर्ष ज़्यादा है, लेकिन वो आप फिर स्टैंड लो, तभी चीज़ें बदलेंगी। अपने आप कुछ नहीं चेंज होगा। आपकी शादी जॉब लगने के कितने साल बाद हुई थी? कितने साल बाद हुई थी? 5-6 साल बाद हुई थी शायद। शादी के बाद पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रखी जाए? मैंने शादी के बाद कुछ पढ़ाई नहीं करी। 1-2 भरे थे नौकरी के फॉर्म, क्योंकि मुझे इस जॉब में लगता था कि मैं नहीं रहूँगी, मुझे कहीं और के लिए ट्राई करना था। तो शादी के बाद एक भी मुझसे क्रैक हुआ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में बर्डन था कि किचन संभालने वालों ने संभाल ली, लेकिन एक सिर पे बोझ सा था, वो नहीं मैं कर पाई। इसीलिए मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि पहले ही कर लो जो करना है, शादी के बाद तो शादी के बाद ही रहता है। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स मामा। पहले मामा मैम होगा, पहले भी पूछा, प्लीज़ रिप्लाई करना। मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, बट मेरा बॉस और प्रोफाइल इतनी ख़राब है कि बस बता नहीं सकती। मैं एक 1 ईयर का सोच कर गई थी, बट अभी 1 मंथ हुआ है। बॉस या ऐसा बोलता है कि मैंने अपनी बीवी को मारा था। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए मैम, हस्बैंड के रेफरेंस से गई हूँ, हस्बैंड बोले कि 3 मंथ कर ले फिर दूसरा देखेंगे। प्लीज़ रिप्लाई भी, बहुत स्ट्रेस में हूँ, डेली 120 किलोमीटर अप डाउन करती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। आपके हस्बैंड सलाह सोच समझ के ही दे रहे होंगे। अगर साल नहीं हो रहा, 3 महीने कर लो, इतने वो कहीं और ढूंढने का मौका तो मिलेगा। और दूसरी चीज़ बताऊं, मैंने कहीं देखा था एक पॉडकास्ट, ये भी ना हमारे कहीं ना कहीं वो होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला, वो वाइब्स ही होते हैं। उनकी खुद की पत्नी, जो इस चीज़ के वो मास्टर ट्रेनर थे, उनकी खुद की पत्नी का कह रहे हैं कि उनको हर जगह बॉस ख़राब मिलता था। वो जॉब चेंज कर रही है, तो उन्होंने कहा कि तू इंटेंशन चेंज कर अपनी, नहीं तो तुझे अगली बार भी ये मिलेगा। अब वो अगली जॉब में गई है, वहाँ बहुत बढ़िया आदमी था, जो बहुत अच्छा जॉब था, लेकिन जब वो गई ना, उसके 1 हफ्ते के अंदर ही जॉब का ट्रांसफ़र, वो बॉस का ट्रांसफ़र हो गया। और जो अगला बॉस आया, वो पिछले बॉस से भी, जो छोड़ के आई थी नौकरी, उससे भी ज़्यादा खड़ूस निकला। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि इंटेंशन, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, जो हम ये बोलते हैं ना, तो वो ये कहते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो वाइब्स होती हैं, जो एनर्जी होती है, उसको नहीं शब्द सुनाई नहीं देता। आप इतना स्ट्रांगली जो चीज़ बोलते हो ना, ये नहीं चाहिए, वो ही आपको मिलता है। स्ट्रांगली बोलोगे यही चाहिए, यही चाहिए, तो वो भी वो सुनता है। लेकिन आप जब ये बोलते हो ना, ये तो नहीं चाहिए, ये तो नहीं, तो वो नहीं सुनता, वो भी दे देता है। यानी कि बीच की चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन जिनके प्रति हम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड या स्ट्रांगली मना कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ें हमारी लाइफ में घूम घूम के आती हैं। तो आप अपने बॉस को लाइटली लेना शुरू करो। अब उसने अपनी पत्नी को मारा हो या किसी को मारा हो, आपको नहीं मारेगा वो, ठीक है। उसका अपना वो है, और अगर मारा है, ये है, वो जता रहा है, वो चाह रहा है कि लोग उससे इस तरीके से ही डरें। तो आप अपना ये सोचो, मैं काम करने जा रही हूँ, ठीक है। अब हस्बैंड ने 3 महीने कह दिया, 3 महीने मैं काम करूँगी, ठीक है। इसको भी एज अ चैलेंज देखते हैं कि मैं इसको कैसे डील करती हूँ, और नेक्स्ट टाइम पे सब सही हो ही जाना है। ज़रूरी थोड़े ही है कि ऐसे ही सब मिले। इस तरीके से अपने मन को समझा लो और कर लो 3 महीने हिम्मत जोड़ के। लेकिन ये 3 महीने अगर निकाल लिए ना, बाद में कॉन्फिडेंस लेवल अपना देखना कि मैंने इतने बेकार आदमी के साथ भी काम करके देख लिया,
तो अच्छे आदमी के साथ तो आप बहुत बढ़िया रिजल्ट दोगे। तो सिर्फ थोड़ा सा दिमाग को मजबूत करने की बात है, कर लोगी, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा नाम दिव्या है। मैं और मेरी मम्मी आपकी वीडियोस देखते हैं जो हमें बहुत हेल्प करती हैं। मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो मम्मी अकेला अकेला फील करती हैं, बट आपकी वीडियो देखकर खुश होती हैं और हम दोनों को आप बहुत अच्छे लगते हो। मम्मी हमेशा कहती हैं मैं आपकी वीडियोस देखा करूं और मैं भी अपनी मम्मी के साथ आपकी वीडियोस देखती हूं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, बहन, मेरे बच्चे दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम मेरे हस्बैंड खेती करते हैं, सिलाई करती हूँ, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जॉब करें या अच्छा फ्यूचर बनाएं। लेकिन मेरे बेटे की 10th में भी 65 बनी थी, अब 12th में भी उसके 65। उसके टीचर कहते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसके नंबर कम क्यों आते हैं। अब CA की तैयारी करेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, करवाएं नहीं। इसमें मनी ज़्यादा लगेगा, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि बाद में बेटा कहे कि आपने CA नहीं करने दिया, पछतावा ना करना पड़े। क्या करें, मन तो हमारा भी है। देखो, नंबर अगर उसके 65% आ रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब आगे कुछ होएगा नहीं। नॉलेज होना और पेपर में नंबर स्कोर करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। मेरे मार्क्स कोई 70s 80s में नहीं आए, यूपी बोर्ड में 60s में ही रह गए। बस ये था कि टैग लग गया फर्स्ट डिवीज़न का। लेकिन जो नॉलेज अभी तक भी 8वीं 10वीं 12वीं तक के गणित की या भौतिक विज्ञान जो हमने पढ़ा या कुछ भी है, जो मैथ के कॉन्सेप्ट MSc मैथ वालों को नहीं आ पा रहे ना, कि हमारे टच में नहीं, हम भूल गए, टच में हमारे भी नहीं है। हम भी 5वीं तक ही पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, 6ठी 7वीं 8वीं किताबें तक नहीं देखी हाथ में लेके, अभी तक याद है। लेकिन आप अब उसको चीज़ को नंबरों से करो। ये मैं और मेरे जो हेड मास्टर जी हैं ना, हम अक्सर डिस्कस यही चीज़ करते हैं कि नॉलेज होना और पेपर में नंबर स्कोर करना, ये दोनों अलग अलग टैलेंट है। तो हो सकता है आपके बेटे का भी यही हो, तो उसको CA करवा दो, और वो तो पहले दूसरे साल में ही पता लग जाएगा उसका, है ना। तो CA वाले के लिए भाई स्कोरिंग भी ज़रूरी है, लेकिन उसको फिर एंड में अपना जब वो काम करेगा ना, एक्चुअल में CA की प्रैक्टिस करेगा, वहाँ उसको वही दिमाग चाहिए होगा जो उसको नॉलेज है। तो जब वो अगर टीचर कह रहे हैं ना कि पढ़ाई में अच्छा है, तो फिर वो अच्छा है, करा दो उसे। शादी को 20 साल हो गए, जॉइंट फैमिली है, MA BEd हूँ, जॉब नहीं करने दी। आई लिव इन विलेज, वांट टू सेपरेट बट हस्बैंड नहीं मानते। खेती बाड़ी की इनकम सोर्स है, क्या करूँ, ना पैसे देते हैं ना रिस्पेक्ट, और शुगर पेशेंट है। इट्स अ टफ सिचुएशन। अब 20 साल में जब उसने नौकरी नहीं करने दी आपको, अब क्या करने देंगे। और जब आप 20 साल किसी के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा पाई, तो आप क्या उठाएंगी। अगर आपको ये उठानी है आवाज़, अब MA BEd हो, ऐसा नहीं है कि शादी के 20 साल बाद लोग नौकरी नहीं करते, हो सकता है तब ना करने दी हो। एक बार अब बात करके देखो, जिम्मेदारियाँ, बच्चे बड़े हो गए होंगे, क्या पता अब जाने दें, रीस्टार्ट कर लो, हो सकता है ना। हेलो सुनीता जी, आपका ये चैनल बहुत चलेगा क्योंकि पब्लिक डिमांड है, खासकर नारी शक्ति की। आपने जो मामा अर्थ की सेल के बारे में बताया था, मैंने उसका फ़ायदा उठाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन कई लोगों की प्रॉब्लम का आंसर सुनकर हमारा आंसर मिल जाता है। ज़रूरी नहीं कि हम हर बार कमेंट करें, मगर हम आपको देखते रोज़ हैं। आपके लिए भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि हमेशा खुश रहें और आपकी फैमिली भी खुश रहे, जिससे आप हमारे साथ हमेशा रहें। लव यू सो मच। थैंक यू सारिका जी। चलो जी, नेक्स्ट। हेलो मैम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बेसिक में गवर्नमेंट टीचर हैं। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। हमारी एक 3 इयर्स की बेबी गर्ल है। 1 साल तो सब सही रहा, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही हमारे फिजिकल रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गए। हस्बैंड को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, इवन मैं उनके पास बैठती हूँ तो किलसते हैं। ये शायद पहले आ चुका है, सेम क्वेश्चन। अब 3 साल बाद उन्हें क्या हो गया भाई, ये आप मतलब मैंने अब डिसाइड कर लिया, मैं इस तरीके के क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि कई मम्मियाँ को मतलब उनकी बच्चियाँ, उनकी बेटियाँ भी साथ बैठ के देखती हैं, है ना, वो सुन रही हैं, तो वो अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल सोल्यूशन की जल्दी कैसे उठें, तैयारी कैसे करें, या कैसे डील करना है टॉक्सिक लोगों को, वो ये सब सीखने के लिए बैठी होंगी, जितना मुझे समझ में आ रहा है ना। अब इस बीच में ये बेडरूम के जो प्रॉब्लम्स आप लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हो ना, ये सही जगह नहीं है ना। चलो
दीदी मैं अपनी नंद से बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि जो अब मेरा बेटा हुआ था 6 दिन का था तब आई थी, लड़ाई हुई थी, तब मेरे हस्बैंड ने मुझ पे हाथ उठाया था। जब मेरा बेटा 6 दिन का ही था, नंद की वजह से नंद जब का ही मिले, तो मुझे कहीं क्या करना चाहिए? मेरा दिल टूट गया जब से उनकी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझ पर हाथ उठाया। मेरा बेटा 6 दिन का ही था। तो जब उससे बात ही नहीं करनी तो सामने हो या पीछे हो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? नहीं करनी फिर बात, और क्या करना है, क्या ही करना है। ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में भी जिनसे मैं बात नहीं करती, और रिश्ते में हैं, कैड़े रिश्ते में, कहीं शादी है कुछ है, सामने ही बैठे रहते हैं। तो जब मुझे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, बात ख़त्म। तो इसमें डील क्या करना है? ख़त्म बात, नहीं करनी। कोई पूछे अरे तुम बात नहीं कर रही, नहीं हम बात नहीं करते। नेक्स्ट मैम, मेरी मम्मी कोमा में है, कैसे हिम्मत रखें इस टाइम? पहले तो ऑलमोस्ट हर वीकेंड जाते थे, लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो ट्रैवल नहीं करना हस्बैंड बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मन बहुत करता है, क्या करें? जब आप प्रेग्नेंट हो तब आपकी ज़िम्मेदारी अपनी मम्मी से ज़्यादा अपने पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए है। और जब वो कोमा में है ना, तो आप जाके कुछ कर नहीं लोगी। बात ये है प्रैक्टिकल से, जब कोई आदमी एडमिट है या कुछ उसका डॉक्टरी इलाज चल रहा है ना, हम जाके बस जा ही सकते हैं, कर कुछ नहीं रहे। तो अब आप वहाँ जाने के चक्कर में अगर आपकी प्रेगनेंसी पे कोई आँच आ जाए, सोच के देखो ना, वो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई वहीं से फ़ोन पे जो लोग वहाँ पे हैं अपना अपडेट ले ली अपने बच्चे का और अपना ध्यान रखा। दी एक क्वेश्चन है, मैं अपने मम्मी पापा के घर रहती हूँ, डिवोर्स हो गया है, मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई है, मैं अकेले अपने 9 साल बेटे के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरे नेबर्स बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। क्या कह के परेशान कर रहे हैं, मतलब इसमें मैं थोड़ा डीपली जाना चाहूँगी। नेबर्स हैं भाई, उनके लिए तो आप उनकी लड़की जैसी हुई, पड़ोस की लड़की है, तो वो क्या कह के परेशान कर रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा। भाई नेबर्स की परेशानी का तो इलाज वही होता है कि आदमी नेबरहुड बदल ले, अपना घर बेचे, वो फिर एक लंबा काम है। तो रहना तो है ही वहाँ पे, बातचीत हो ना हो, कभी समझा के, कभी इग्नोर करके, और कभी मुंह तोड़ जवाब दे के उन्हें डील करना ही पड़ेगा। आपको ऑप्शन क्या है इसमें? नेबरहुड की टेंशन भाई साहब है कमाल, बड़ी टेंशन है। हमारे यहाँ खुद सारे ऐसे ही हैं समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज़ पे क्या ही रिएक्शन आ जाएगा, फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। नेक्स्ट, जो टीचर और हेडमास्टर वाला आया था ना, उस पर किसी ने कमेंट कर रखा है, ऐसे ना जिसके लिए कमेंट कर रहे हैं उसके क्वेश्चन पे ही कमेंट करा करो, वो तब उसके फ़ोन में जाती है नोटिफिकेशन कि आपके कमेंट पे किसी ने रिप्लाई करा है ना। इन्होंने ये बोला है कि अगर वो टीचर लिख के जाने कोई बोलेगा तो वो लोग रेडी नहीं होंगे, तो उनके लिए सही है कि रिकॉर्ड कर लें। ये तो बेस्ट होता है। देखो फ़ोन में आप रिकॉर्ड करके रखो, मेमोरी कम है, चिप डलवा लो, लेकिन आने जाने के टाइम पे अपना रिकॉर्डिंग कर लो कुछ सेकंड की कि हाँ भैया ये इस टाइम गया, और उन्हें सहेज के रखो, FB पे, प्राइवेट प्रोफाइल में, कहीं पर भी, ड्राइव में, PDF में, कहीं पर भी उसको रखो, जिस तरीके से भी सुरक्षित रह सकें, ताकि कभी आपके ऊपर बात आए कि भई आपने एज अ हेडमास्टर क्या करा, तो आपके पास हो तो कहने के लिए कि जी मैंने तो खूब कहा, कोई सुनता ही नहीं। अगला इन्होंने एक और वो दिया है कि या बच्चों के पेरेंट्स से शिकायत करवाएं। मतलब ये तो मुझे लग रहा है टीचर ही हैं, इनको सारे हथकंडे पता हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें भाई अपने दिमाग में भी टेंशन वाली बात है, लेकिन हाँ वीडियो वाला सिंपल है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए रख सकते हो बना के, ठीक है। नेक्स्ट, मेरी भाभी और मम्मी के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है, मैंने बहुत बार ट्राई किया सब ठीक करने का, सेपरेट होने के बाद भी है, बट बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, भाई भाभी दोनों बैंकर हैं। भाभी कहती हैं कि आप इंटरफेयर ना करें हमारे घर में, अपना संभालो। फ़ोन करती हूँ 10 दिन में एक बार मम्मी को, वो रिकॉर्डिंग होती है, क्या करूँ, कैसे सब ठीक करूँ? आपकी भाभी ठीक कहती हैं, उनके घर में इंटरफेयर ना करो, अपना संभालो। और रिकॉर्डिंग होती है तो वो उसमें भी आप कितना भी, मतलब जब पता है रिकॉर्डिंग होती है या नहीं भी पता हो, मैं तो कहूँ किसी की भी एक जने की बुराई करोगे दूसरे के बुरे बनोगे। आपकी मम्मी कोई बच्ची नहीं है जिनको आप कोई वकालत की ज़रूरत पड़े, आपके भाई भाभी कोई बच्चे नहीं है जिन्हें आप बताओ क्या सही क्या गलत, तो उन्हें डील करने दो। तो शायद आपका मैका चलता रहेगा, बीच में पड़ोगी, आज नहीं तो कल मैका और छूट जाएगा। नेक्स्ट, ये मैं पिछले में बता चुकी साइटिका वाला, और आगे चलते हैं।
प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर बताना दी। मेरा टमी बहुत बाहर निकल रहा है, मेरे 2 बच्चे हैं, छोटी बेटी, मेरा टमी अभी कम नहीं हुआ, स्टिल मैं लुकिंग लाइक 6 मंथ प्रेग्नेंट। भैया खाली मम्मी पाउच जने मम्मी पूछ कुछ इस तरीके कहते हैं इसको, थोड़ा सा मेरे भी है। उसको कम करने के लिए टारगेटेड एक्सरसाइज आती हैं बहुत सारी, इंस्टाग्राम पे ढूंढो, उसको करो नियम से, सोचने से पूछने से नहीं होता। हमारे सबकी कमी यही रहती है, इंस्टाग्राम पे निकाल ली, सेव कर ली, देख ली, उसको करके नहीं देखना। दिन में 10 मिनट भी अपने लिए नहीं निकल रहे, बस यही रो रहे हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, सुबह तो ये करना वो करना। अरे 10 ही मिनट लगते हैं, मैंने बताए थे लिव लाइफ ईजी वाले व्लॉग में, लाइव रिकॉर्डिंग सी करी थी, मतलब मैंने उसमें स्पीड भी नहीं घटाई बढ़ाई, 10 मिनट की सारी थी वो, और उस 10 मिनट में ही मेरे सारा दिन का काम चल रहा था। और अब तो जिम जा रही हूँ, 1-1.25 घंटा चल रहा है और बढ़ गया, तो उसमें और चीज़ें मतलब अच्छी, पहले तो दर्द हुआ लेकिन अभी मतलब थोड़ा सा वो दर्द कम है। अब मुझे उम्मीद है कि इतने छुट्टी मेरी ख़त्म होंगी 20-22 दिन में, पूरा मतलब सही सा लगेगा। तो करो तो उस चीज़ को, ख़त्म तो हो ही जाएगा, लेकिन मेहनत लगती है। नेक्स्ट, हेलो मैम, आई रेस्पेक्ट यू अ लॉट। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा बेटा 8th में, 2 बच्चे उससे छोटे हैं। प्रॉब्लम यह है वो पढ़ाई में तो अच्छा है पर अब इंटरेस्ट कम लेता है पढ़ाई में, उसका ज़्यादा ध्यान फ़ोन और लैपटॉप में रहता है। वैसे मैं फ़ोन इतना अलाउ नहीं करती, फिर भी बीच में लैपटॉप देख लेता है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने बच्चों को लेके दूसरी सिटी शिफ्ट हुई हूँ सिर्फ उनकी स्टडीज़ के लिए। परेशान हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, खुद से कुछ नहीं करता, कभी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर देती हूँ, फिर बाद में गिल्ट होता है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ सजेस्ट। आपने बड़ा एक डिसीजन लिया ना, उनकी पढ़ाई की वजह से आपने शहर तक बदल लिया, इसलिए आपको ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है कि आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छा ही करें, और वही प्रेशर सेम आप अपने बच्चे पर ट्रांसफ़र कर रहे हो। दूसरी चीज़, जब फ़ोन और लैपटॉप नए नए हाथ में आते हैं तो भाई साहब इंटरेस्ट बड़े नहीं छोड़ते। अब छोटा बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसको नई नई चीज़ें दिख रही हैं, बहुत मुश्किल है उसमें से ध्यान हटाना, है ना। तो एकदम से सब कुछ बदलेगा ये तो आप रहने दो, लेकिन हाँ फिर भी यह है कि लैपटॉप में बेटा क्या देख रहा है, कुछ अच्छा देख ले, अगर खाली शॉर्ट देख उसको समझा दो कि दिमाग के लिए अच्छे नहीं है, या फिर भी कुछ भी कि अपना कर लिया होमवर्क, उसको बस थोड़ा सा ये जताओ कि हाँ मुझे तुझ पर भरोसा है, कि तुझे पता है ना कि हम पढ़ाई के लिए यहाँ पे आए हैं बेटा, तो देखिए एक प्रेशर सा है मेरे ऊपर भी, थोड़ा अच्छा करेंगे, है ना। तो उसको थोड़ा सा माइल्डली लो, और धीरे धीरे लैपटॉप जो है वो कम ही कर दो। जैसे कह रहे हो ना फ़ोन अलाउड नहीं है, तो उसको भी कम ही रखो, उसको फ्री हैंड ऐसे मत दो कि कितनी भी चला लूँ मम्मी कुछ कहेंगे नहीं। घड़ी से मिला के आधा घंटा बस, कि नहीं बेटा बस अब रहने दे, तू चाहे खेल कूद, नहीं मन है खाली बैठ सो जा, लेकिन ये मत चला बस। नेक्स्ट, थैंक यू जी इतने अच्छे से गाइड करने के लिए। लास्ट वाली बात जो आपने कहा कि मुंह फुलाने वाली बात सही है, मैं भी अपनी कई साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए इसी डर से कि सासू माँ मुंह फुलाएंगी। सासू जी आज भी मुंह फुलाती हैं, मुझे अच्छा पहना अच्छा घूमते देखकर मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैकग्राउंड में क्या आवाज़ आ रही है? एसी की आवाज़ आ रही है, इसको मैं बंद नहीं कर सकती, पंखा तो बंद है। नेक्स्ट, नमस्ते दी, 13 साल की शादी में ससुराल में जितने दुख होते हैं सारे झेल लिए, हस्बैंड स्टैंड नहीं लेते तो खुद की हिम्मत करके अलग हो गई हूँ बिना कुछ लिए। इनके घर वालों से बर्दाश्त नहीं होता कि मैं उनसे बच कैसे गई। परिवार बना रहे इसके लिए अपना तन मन सब ख़त्म कर लिया, अब भी जीने नहीं देते। जहाँ इतनी हिम्मत करी है अपना मन और इतना पक्का कर लो कि फ़र्क ही ना पड़े। बस अलग होने के बाद भी ये सही कह रही हो, जीने नहीं देते, आपकी लाइफ में आपके दिमाग में दही जमाते रहेंगे वो बीच बीच में। तो जहाँ घर अलग हो गया, आ गई हो, अब रह रही हो अपनी गृहस्थी में, मुश्किल पार्ट आपने क्लीन कर लिया, अपना क्लियर हो गया, लेकिन अब अपने आप को मेंटली भी इतना क्लीन और सॉर्टेड कर लो कि ठीक है, फ़र्क ना पड़े। अब ये क्वेश्चन आया है, ये काफ़ी बड़ा है, मैंने पढ़ लिया, आपको शॉर्ट में बताती हूँ। इनका क्या है, इनका था एक ब्रेक, काफ़ी लंबा इनका ब्रेक हो गया करियर में, अब ये दोबारा करना चाह रही हैं। हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग एज़ यूजुअल कि अब तुझसे क्या होएगा, अब क्या करेगी, बच्चे बड़े हो गए, ये वाली बातें चल रही हैं। मैंने इन्हें सलाह दी कि भाई एक बार जी लगा के तैयारी कर लो, कई बार इनका जैसे मिस हो गए कुछ नंबर से। तो अब ये कह रही है कि मैं किधर जाऊँ, ये नहीं समझ में आ रहा कौन से डिपार्टमेंट में जाऊँ। टीचिंग में इंटरेस्ट
जो है वो कह रही हैं कि इंटरेस्ट तक तो ठीक है, लेकिन मैं खुद पढ़ाई में कमज़ोर थी, तो मैं बच्चों का फ्यूचर नहीं ख़राब करना चाहती। देखो जी, ऐसा है इसमें। एक तो रही बात किस विभाग में जाऊँ। इंडिया में ना अभी इतना ग्रो नहीं किया ये कल्चर कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम चुन सकें। जब बात सरकारी नौकरी की आती है ना, तो जिस नौकरी की एलिजिबिलिटी हो बंदा उसे भर देता है, और जहाँ नौकरी मिलती है वहाँ वो ले लेता है, और मज़े की बात कर भी जाता है। दूसरी बात, अगर टीचिंग में है और ये लग रहा है कि भाई मैं भविष्य ख़राब कर दूँगी, तो ऐसा नहीं है कि जो टीचर खुद पढ़ाई में कमज़ोर रहा हो वो बच्चों को ना पढ़ा पाए। जब हम सीख रहे हैं ना, तब हम छोटे बच्चे थे, हो सकता है हमें कोई कॉन्सेप्ट तब समझ में ना आया हो, लेकिन जब हम पढ़ाने खड़े होते हैं तो होगा ये कि आप भाई एट द मोमेंट तुरंत किताब उठाई पढ़ाना शुरू कर दिया, वो नहीं हो सकता। आपको शुरू के 1-2 साल रिवीजन की ज़रूरत पड़े, घर पे जाके थोड़ी तैयारी की ज़रूरत पड़े, लेकिन अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं कि जब आप उसे पढ़ेंगी ना उस टॉपिक को, तो जो आपको बचपन में समझ में नहीं आए थे, अब आप पढ़ के देखना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर हमें कोई चीज़ समझ ना आ रही हो ना, तो उसे कोशिश करो किसी 5 साल के बच्चे को समझाने की। ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो उसका ना ईज़ीएस्ट वे आपको पता चल जाता है और आपको खुद भी वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो इतना मत सोचो कि कौन से डिपार्टमेंट में जाऊँ, जहाँ भी एलिजिबिलिटी है और जो भी है उसका भरो, और लेकिन जब भर दो तो बढ़िया कोचिंग लेके तैयारी करो, फिर उसी की तैयारी करो। तो भरना कौन सा है वो देख लो कि आ कौन सी रही है वैकेंसी, ज़्यादा वैकेंसी किस में है ना, आपकी एलिजिबिलिटी किस में बैठ रही है, वो 3-4 निकालो, और उनमें से एक जो लगे कि हाँ भाई ये है, कुछ अंदर से भी आती है ना फील, बस एक बार चुन लो और फिर उसको जी लगा के करना, इस बार निकाल ही दो। नेक्स्ट, दी मैं और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं। हस्बैंड ऑनलाइन गेम खेलते हैं हर तरह की, जिसमें उन्हें बहुत लॉस हो चुका है। मैं उन्हें अच्छा बुरा हर तरीके समझा चुकी हूँ। अपनी सैलरी से उनका कर्जा उतरवा रही हूँ, क्यों वो कहते हैं मैं कैसे चुकाऊँ, चुकाने के लिए ही खेलना पड़ता है। और मैंने ही बोला था कि आप प्लीज़ बंद कर दो, 1 रुपया जोड़कर चुकवा दूँगी एक। उन्होंने बंद भी कर दिया था। फिर कल मैंने उनके फ़ोन में गेम के लिए ट्रांजैक्शन देखा है, बहुत बुरा टूट चुकी हूँ। गुस्से में अपने मैके आ गई, क्योंकि मेरे जॉब दूर है, उन्हें ही मुझे ड्रॉप करने आना पड़ता था। अभी मुझे उनसे इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मैके से जॉब पास पड़ती है, डायरेक्ट बस भी हो तो चली जाती हूँ, बट रियलिटी है कि उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बस उनको ये लत नहीं छुटा पा रही। क्या करूँ मैं, प्लीज़ बताएं। अगर उन्हें भी आपसे इतना ही प्यार है तो ये जो करा है, इसके बाद जहाँ तक है वो लेंगे एक स्टेप बैक। अब नशा चाहे शराब का हो या गेम का, नशा ही है ना। अगर आपकी वैल्यू भी उनकी नज़र में इतनी है जो गेम से ज़्यादा हो जाएगी उनके लिए, तो छोड़ देंगे। लेकिन जैसे चल रहा है, अगर ना छोड़ा तो खुद तो डूबेंगे, आपको साथ ले डूबेंगे वो। बताओ जी, कितनी बेकार बात है। अब इसमें मतलब आप कहने का मतलब, आपके सवाल का जो है वो, अभी आप मैके में रह रही हो, रहती रहो, बात करें ना तो सीधे कहना कि भाई पहले ही आदत छोड़ो तब आऊँगी। बात प्यार से ही करो और क्लियर कट रखो कि मुद्दा सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा बात बढ़ाना मत कि ये वो मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो नहीं। बस पिन पॉइंटेड बात रखो कि गेम छोड़ना पड़ेगा तभी अब मैं आऊँगी, है ना। मुश्किल तो है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। फ़िलहाल अपने करती रहो जॉब। तो ये थे एपिसोड 100 के 147 कमेंट्स पढ़ दिए सारे मैंने, और जो लंबे भी थे ना आज मैंने वो भी नहीं छोड़े, उनको शॉर्ट में पढ़ के बता दिया। अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी या किसी आपके जानने वाले की ऐसी कोई हो बात जो यहाँ पे वो शेयर करना चाहे, तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके क्वेश्चंस के भी आंसर दे सकूँ। फ़िलहाल ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।